बच्चे जब हमारे एस्केप बिहेवियर दिखा रहे होते हैं तो कैसे कैसे चीजें हमें देखने को मिलती है। अगर आपका बच्चा कोई काम करा रहे हो और ये चीज आपको देखने को मिल रही है कि बच्चा भाग रहा है तो उसको हम एस्केप बिहेवियर कहते हैं। कई बार रूटीन फिक्स करवा रहे हो, उसका डेली रूटीन की कोई चीजें करा रहे हो तो बच्चा भागने लग जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एजुकेशन दे रहे हो उसको या कोई एकेडमिक टास्क करा रहे हो उसको तो भागने लग जाता है। कोई सेंसरी करा रहे हो तो भागने लग जाता है। तो हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम शब्द रिहैब सेंटर। आज मैं बात करने वाला हूं कि हम ये जो भागना है या जो एस्केप बिहेवियर है इसके ऊपर कैसे कंट्रोल करें। आज हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हमारे बच्चों में एस्केप बिहेवियर आता है तो हमें ये समझने की जरूरत पड़ जाता है कि बच्चा एस्केप बिहेवियर क्यों दिखा रहा है। क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन का बच्चा होता है, डिफरेंट कैटेगरी का बच्चा होता है, डिफरेंट एनवायरमेंट का बच्चा होता है। आप ये नहीं मान सकते कि जैसा अदर बच्चे में काम किया गया इसके बिहेवियर के ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर भी वैसे ही काम किया जाएगा। जैसा कि मैंने हर वीडियो में कहा हुआ है कि पहले एक असेसमेंट होना बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे का मेंटल एज क्या चल रहा है। या 1 ईयर चल रहा है, 2 ईयर चल रहा है, 3 ईयर चल रहा है, 4 ईयर चल रहा है, 5 ईयर चल रहा है। किस एज का बच्चा है, मेंटल एज क्या है उसकी, वो समझने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर आपका बच्चा भाग रहा है, मान लीजिए कि कोई टास्क करा रहे हो और वो एस्केप करना चाहता है, और वो एस्केप किसी भी तरीके का हो सकता है। एस्केप का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि रोना हो गया, बच्चा रोने की कोशिश करता है तो बच्चा भागता है, या बच्चा किसी प्लेजर की तरफ भागने की कोशिश करता है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये पकड़ना है, या मुझे ये खाना है, या मुझे ये सामान चाहिए। या कई बार बच्चे एस्केप इसलिए भी दिखाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हो रहा है, तो भी बच्चे एस्केप दिखाते हैं। तो जब एस्केप बिहेवियर होता है ना तो बहुत सारे फंक्शन देखने को मिलते हैं। या तो बच्चा रोएगा, या तो बच्चा हिट करेगा, या तो बच्चा टेंट्रम करेगा, या तो बच्चा क्राई करेगा, शाउटिंग करेगा, फ्रस्ट्रेट होगा बच्चा। तो एस्केप बिहेवियर जब बच्चा दिखाता है तो हमें ये चीजें देखने को मिलती है। आपको लगता है बच्चा करना नहीं चाहता। कई बार एज एन पेरेंट्स हमें ये लगता है कि बच्चा करना नहीं चाहता, बच्चा कर नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं सोचना होता हमें, क्योंकि बच्चे का जो लेवल है ना वो उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग शायद ना हो। ऐसा हो सकता है कि जो आप कराना चाह रहे हैं जो उसको समझ में ना आ रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसको जैसे मान लीजिए कुछ चीजें चाहिए और उस टाइम वो पर्टिकुलर उसको याद आ रहा हो, वो शायद उस वजह से भी हो सकता है ना। तो इसके बिहेवियर को बहुत सारी चीजें मैं आपको सीक्वेंस में समझाऊंगा तो ज्यादा आपको समझ में आ पाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि एक तो हमें ये समझना है कि इसके बिहेवियर दिखाते समय बच्चे क्या क्या शो करते हैं। तो बच्चे ऑब्जेक्ट को जैसे थ्रो कर रहे होते हैं, ठीक है, या बच्चे भाग रहे होते हैं, बच्चे टेंट्रम दिखा रहे होते हैं, या बच्चे क्राई कर रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, या रो रहे होते हैं, या चिल्ला रहे होते हैं, या अपने आप को हिट कर रहे होते हैं, या दूसरे को हिट कर रहे होते हैं। ये चीजें हमें देखने को मिलती है। अब ये समझिए कि इसके बिहेवियर होता क्यों है, इसके बिहेवियर होता क्यों है, इसके बारे में समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि बच्चे या तो कुछ चीजें पसंद हो इसलिए बच्चे एस्केप करेंगे, या बच्चों को जो आप कराना चाह रहे हैं वो बच्चे के लिए उसके लिए लेवल बहुत ज्यादा है इसलिए बच्चे एस्केप कर रहे हैं, या टीचर या पेरेंट्स कोई ऐसा हो जो उसको डरा रहा हो उसकी वजह से बच्चे एस्केप करना चाहते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे ज्यादा देर टाइमिंग उनको नहीं पता होती कि किस टाइम तक बच्चे को वो टास्क परफॉर्म करना है, इस वजह से बच्चे भाग रहे होते हैं। तो आप चीजों को ना स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए तो ज्यादा समझ में आ पाएगा। तो मैंने ये कहा कि या तो बच्चे भाग रहे हैं इस वजह से क्योंकि वो उनका स्किल्स उसके अकॉर्डिंग जो आप कराना चाह रहे हो उस अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसी में देखिए जो प्रॉब्लम होती है ना उसी में सॉल्यूशन भी होता है। तो सॉल्यूशन भी यही है कि हमारा बच्चे को हमें ये समझना है कि हमारा बच्चा का मेंटल एज क्या है, उसकी पर्टिकुलर उसकी मेंटल एज क्या है। सेकेंडरी चीज जब आपको मेंटल एज पता लग जाती है तो सेकंड चीज समझिए उसका फिक्सेशन किसमें है। फिक्सेशन का मतलब कि बच्चा प्लेजर, जैसे प्लेजर होता है ना कि जैसे मान लीजिए आपका बच्चा कुछ काम करवा रहे हो और आपका बच्चा भागना चाह रहा है, तो भागने के बाद वो करना क्या चाह रहा है, भागने के बाद वो क्या चाह रहा है, जो वो करना चाह रहा है वही उसका प्लेजर है। तो उस प्लेजर के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, उस प्लेजर पे काम करना पड़ेगा ताकि प्लेजर उससे हटे। अब ये प्लेजर हटेगा कैसे, इसके बारे में अभी आऊंगा। तो मैंने पहला ये कहा कि आपके बच्चे को स्किल मेंटल एज के अकॉर्डिंग स्किल सेट देना चाहिए, मेंटल एज के अकॉर्डिंग आपको एक्टिविटी देनी चाहिए। दूसरा मैंने कहा कि आपको प्लेजर को समझना है। प्लेजर कैसे समझ में आएगा कि मान लीजिए कुछ कर रहा है बच्चा और
अगर वो भागना चाह रहा है तो करना क्या चाह रहा है उसको छोड़िए वहां पे और देखिए कि करना क्या चाह रहा है। तो कई बार बच्चे हैंड फ्लैपिंग करते हैं, कई बार बच्चे विजुअल जैसे किसी तरफ देखने लग जाते हैं, किसी भी तरह का स्ट्रीमिंग करने लग जाते हैं। स्ट्रीमिंग का मतलब रेपिटेटिव नेचर उनका हो जाता है, ये रेपिटेशन करने लग जाते हो किसी भी काम में, किसी भी एक्टिविटी में, तो वो उनका प्लेजर बन जाता है। उसके लिए अभी मैं बताऊं क्या कर सकते हैं। थर्ड चीज है कि सेंसरी ओवरलोड। सेंसरी ओवरलोड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ सुनाई भी दे रहा है, कुछ दिखाई भी दे रहा है, कुछ करना भी है, 4-5 चीजें एक साथ एफर्ट डालना है चीजों में, तो बच्चे के लिए ना वो बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाता है। बच्चा इन्फॉर्मेशन इतना आ जाता है कि वो उसको नहीं समझ में आता किस इन्फॉर्मेशन को फर्स्ट लेना चाहिए। जैसे हम कई बार बहुत बोलते हैं बच्चे के सामने, चलो करो, उठाओ, चलो अब ये करो, अब ये करो, अब नहीं, अब ऐसे करना था, अच्छा तुम्हें समझ में नहीं आता, मैंने बोला नहीं तुम्हें पहले ये करने के लिए, अच्छा ये करो। तो ये बच्चे के लिए सेंसरी ओवरलोड हो जाता है, ऑडिटरी ओवरलोड हो जाता है, सेंसरी। तो मैं ये कहता हूं कि बहुत स्लोली बोलिए और बहुत स्पेसिफिक बोलिए और बहुत शॉर्ट में बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज ये है कि जब ओवरलोड हो जाए ना, तो सेंसरी ओवरलोड का मतलब इस तरीके से मैं समझ सकते हो कि उस एनवायरनमेंट में मान लीजिए आप कुछ काम करा रहे हो और आप बहुत स्लोली भी बोल रहे हो और बहुत पोलाइटली भी बोल रहे हो, बहुत शॉर्ट में बोल रहे हो, फिर भी बच्चा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो उस एनवायरनमेंट में लेके आइए जहां पे क्लटर ना हो। क्लटर का मतलब ज्यादा लाइटें ना हो, ज्यादा कोई बाहर से आवाजें ना आ रही हो, या बच्चे के सामने कोई आना जाना कोई ना कर रखा हो, तो उसको कोई पीसफुल एनवायरनमेंट में ले आइए या क्लटर फ्री एनवायरनमेंट में ले आइए, जहां से बच्चा उस पे अलर्टनेस के साथ कॉन्स्टेंटली फोकस कर सके जो आप उससे करवा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज ये है, आपको ये समझना है कि ये आपको समझ में आ गया कि मेरे को सेंसरी ओवरलोड नहीं देना। आपको ये भी समझ में आ गया कि प्लेजर आपको समझना कैसे, प्लेजर पे कैसे काम करना, उस पर आऊंगा। आपको ये भी समझ में आ रहा है कि आपको मेंटल एज उसका पता होना चाहिए, उस मेंटल एज के अकॉर्डिंग उस बच्चे की एक्टिविटी होनी चाहिए। अब ये भी समझिए कि अगर आपका नेचर किसी दिन बहुत रूड था, किसी दिन बहुत प्यार से था, तो बच्चा उसको समझ नहीं पाएगा। बच्चा आपके नेचर को समझ नहीं पाएगा कि आप मेरे साथ प्यार ही करोगे या मुझे हिट करने वाले हो, मुझे मारने वाले हो या मुझे डांटने वाले हो, तो बच्चा वहां से स्किप करता है। बच्चे को अगर पर्सन समझ में नहीं आया, थेरेपिस्ट समझ में नहीं आया, पेरेंट समझ में नहीं आया, कोई सामने वाला एजुकेटर समझ में नहीं आया, कोई भी थेरेपिस्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चा स्किप करता है। अब कई बार हमें ये बोला जाता है कि जैसे बच्चे को कुछ करवा रहे हो आप और बच्चे को सामने टाइट होना पड़ रहा है, बच्चे को लाउड बोलना पड़ रहा है, लाउड बोलिए, लेकिन इंटेंशनली नहीं बोलिए कि उसको आप धमका दोगे, उसको आप डांट दोगे और बच्चा करने लग जाएगा। नहीं, थोड़ा लाउड हो सकता है कि उसके अटेंशन को आप खींच सकते हो, आप अटेंशन के लिए उसके थोड़ा लाउड हो सकते हो कि चलो आओ, ये अपनी आवाजों को लाउड कर सकते हो। उस आवाज को लेकर के बच्चा डर रहा है तो आपको ऑडिटरी पे काम करना चाहिए, यानी कि ऑडिटरी स्टिमुलेशन पे काम करना चाहिए। ऑडिटरी स्टिमुलेशन पे कैसे काम करोगे, उसको वो साउंड जो आपका साउंड है उसको धीरे धीरे सुनाना स्टार्ट करो, ग्रेजुअली उस साउंड का जो टोन है वो बढ़ाना स्टार्ट करो, लाउड आवाज सुनाना स्टार्ट करो, धीरे ग्रेजुअली करके करना है ये काम। पहले स्लोली सुनाना है, फिर धीरे धीरे करके उस साउंड को लाउड करना है ताकि बच्चा उस लाउड को भी इजी फील करे। इस तरीके से ऑडिटरी पे काम करना चाहिए हमें। तो मैंने ये कहा कि आपके बच्चे में जैसे भी आप समझ रहे हो कि जैसे मान लीजिए कि आपने क्लटर फ्री एनवायरनमेंट हटा दिया, फिर आप सोच रहे हो कि आपका नेचर है वो भी पोलाइट हो, तो आप अपने बच्चे को ऑडिटरी भी सुना रहे हो, आप उसको पीसफुल एनवायरनमेंट में भी लेके जा रहे हो ताकि कोई भी इधर उधर आना जाना ना हो, किसी का कोई ज्यादा शोर ना हो, ताकि सेंसरी ओवरलोड ना हो। लेकिन जब आपका बच्चा काम करने जाता है ना, तो उसको टारगेट नहीं समझ में आता है कि मुझे कितना फिनिश करना है। तो कई बार हमें ये लगता है कि बच्चे ने, देखिए मैं इसको थोड़ा इजी कर देता हूँ, जैसे हर बच्चे का है ना एक टाइमिंग होता है कि 1 ईयर का बच्चा 2 मिनट का टेंशन देगा, 2 ईयर का बच्चा 4 मिनट का टेंशन देगा, 3 ईयर का बच्चा 6 मिनट का टेंशन देगा, और 4 ईयर का बच्चा 8 मिनट का टेंशन देगा, 5 ईयर का बच्चा 10 मिनट का टेंशन देता है, 6 ईयर का बच्चा 12 to 14 मिनट का टेंशन दे देता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि आपका बच्चा 2 मिनट का टेंशन दे रहा है कि 3 मिनट का टेंशन दे रहा है कि 4 मिनट का टेंशन दे रहा है। वो कैसे पता लगेगा, जब आपको मेंटल एज का पता लगेगा कि हाँ मेरे बच्चे की मेंटल एज ये है, आपको फिर ये पता लग जाएगा कि उसका टाइमिंग कितना सेट करना है। यानी कि अगर मान लीजिए आपका बच्चा 2 ईयर का है और आप 4 मिनट का टेंशन चाहिए, आपको 4 मिनट का टेंशन चाहिए, तो आपको 4 मिनट तक बच्चे को वो काम करवाना पड़ेगा जो आप करवाना चाहते हो, ताकि एक आइडिया लगे बच्चों को कि इतना मिनट तो करना ही करना है। और ये बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि कितना मिनट बोल रहे हो, और 2 साल के बच्चे को टाइमिंग देखने नहीं आता। कई बार अगर आपका बच्चे का 5 साल एज है और मेंटल एज 2 ईयर है, तो उसको टाइमिंग समझ में नहीं आएगी। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है
कि आप उसकी क्वांटिटी इतनी रखिए उस टास्क की, या कोई एकेडमिक टास्क की क्वांटिटी इतनी रख दीजिए कि वो 4 मिनट में ही खत्म हो। ये नहीं कर सकते कि आप उसको बोलोगे 1 मिनट और 1 मिनट और ऐसा करके आप समझाने की कोशिश करें, तो ऐसा नहीं समझता बच्चा। तो आपको ये कोशिश करना है कि आप उसको वो उतना 2 मिनट का टेंशन देकर रखो, लेकिन स्टार्टिंग आप 30 सेकंड से कीजिए, फिर 1 मिनट कीजिए, फिर 130 कीजिए, फिर 2 मिनट कीजिए। लेकिन आपको ग्रेजुअली बढ़ाना है। एकदम से 2 ईयर का बच्चा आपको पता लगे और 4 मिनट का टेंशन लेके चलने की कोशिश करो, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका बच्चा स्किप ना करे, वो स्किप करने लग जाएगा। तो आपको ग्रेजुअली टाइम बढ़ाना है, एकदम से टाइमिंग नहीं बढ़ानी है। साथ के साथ हम रिइंफोर्समेंट बहुत देने की कोशिश करते हैं कि बेटा चॉकलेट ले लो, चिप्स ले लो, तो आप अगर ये काम कर दोगे तो आपको ये मिलेगा। बच्चे कई बार स्किप इस वजह से भी करते हैं कि उनको रिवॉर्ड चाहिए। उनको रिवॉर्ड चाहिए। रिवॉर्ड का मतलब कि मुझे बार बार वही चाहिए जो आप मुझे दे रहे हो। जैसे मान लीजिए उसको कोई मैंने चॉकलेट दिया, टॉफी दिया, बिस्किट दिया, और वो टास्क को इतनी जल्दी फिनिश कर रहा है कि स्टेप को छोड़ ही दे रहा है। मान लीजिए 4 स्टेप में कोई काम हो रहा था, वो 3 स्टेप किया, 4th को छोड़ दे, क्योंकि उसे वो चाहिए, प्लेजर चाहिए, उसको वो रिवॉर्ड चाहिए जो आप उसको दे रहे हो। तो रिवॉर्ड का जो सिस्टम है ना उसको चेंज कीजिए। जैसे हम कहते हैं कि सेंसरी ब्रेक दे दीजिए। सेंसरी ब्रेक में जैसे कभी थोड़ा बहुत जंपिंग करा लिया, टाइमिंग के साथ वो भी कराना है। रिवॉर्ड को हमेशा टाइमिंग के साथ एडजस्ट करो या क्वांटिटी के साथ एडजस्ट करो। आपने जैसे अगर मान लीजिए थोड़ा बिस्किट ही दे रहे थे तो उस बिस्किट को धीरे धीरे कम करते चलो, और कोई दूसरा क्लैपिंग रखो, हग रखो, या डांसिंग रख लो उसके साथ, या हिप हुर्रे कर लो, या हाई टाइम कर लो, हाई फाई कर लो, बहुत अच्छे से मतलब उसके साथ प्ले करो। या टोकन आइटम का यूज कर लो, जैसे स्टिकर का यूज कर लो या कॉइन का यूज कर लो। तो इस तरीके से बच्चे ना समझ जाते हैं कि एक ही तरह का प्लेजर नहीं है, प्लेजर को समझने की कोशिश करते हो। अब ये बोलते हैं कि मेरा बच्चा करना जरूरी है। करना जरूरी नहीं होता है बच्चे के लिए। काम में एफर्ट लगाना जरूरी होता है। काम को पूरा करना जरूरी नहीं है। हर बच्चा हर काम को परफॉर्म नहीं कर पाता अच्छे तरीके से, या चाहे नॉर्मल हो चाहे स्पेशल बच्चा हो। लेकिन बच्चा उसमें एफर्ट कितना लगा पा रहा है, बच्चा उसमें अटेंशन कितना दे रहा है, उसमें बच्चा अपना ब्रेन कितना यूज कर पा रहा है, वही चीज बच्चे की आगे जाके इंप्रूव हो रही होती है दूसरे टास्क में भी। लेकिन हमारा हमेशा से गोल रहता है कि हम उसको एक्टिविटी सिखा दें, हम एक्टिविटी कराना सिखा दें, हम एक्टिविटी के पीछे पड़ जाते हैं उसके। जब भी आप अपने बच्चे के साथ काम करो ना, तो ये सोचो कि आपका बच्चा कितना एफर्ट डाल रहा है। जैसे मैंने कहा कि 2 मिनट का टेंशन होना, 4 मिनट का टेंशन होना चाहिए एक 2 ईयर के बच्चे में, 3 ईयर के बच्चे में 6 मिनट का टेंशन होना चाहिए। तो वो टाइमिंग बढ़ाओ, और टाइमिंग कैसे बढ़ेगी, यानी कि आपको उसको जैसे क्वांटिटी देनी पड़ेगी, उस लेवल की क्वांटिटी दो कि वो 6 मिनट में ही जाके फिनिश हो, अगर 3 साल का बच्चा है तो मैंने ये कहा कि जैसे आपका बच्चा बहुत सारी चीजों को नोटिस कर रहा है कि स्किप भी नहीं कर रहा है और बहुत इजी तरीके से उस काम को परफॉर्म भी कर रहा है, रिवॉर्ड भी आप समझ गए हो, लेकिन बच्चे के साथ जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक देखने को मिलता है और कई बार हम उस पर वर्कआउट भी नहीं कर पाते, ये होता है प्लेजर। जैसे मैं कहता हूँ प्लेजर समझाऊंगा मैं आपको। तो प्लेजर को समझना बहुत जरूरी है। प्लेजर का मतलब क्या हो गया कि अगर आप मान लीजिए कोई काम करा रहे हो और बच्चों को आपने छोड़ा, तो वो बच्चा हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, आपने छोड़ा बच्चे को, कोई काम करता है और आपने वो नहीं करना चाह रहा है, इरिटेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, और आपने उसको छोड़ा। छोड़ने के बाद वो बेड पे लेटना पसंद कर रहा है, या वो टीवी देखना पसंद कर रहा है, या राइमिंग सुनना पसंद कर रहा है, या कुछ भी ऐसा जो उसके लिए प्लेजर हो सकता है। आपको क्या करना है, उस प्लेजर को से हटाना नहीं है। आप, मैं फिर से इस बात को कह रहा हूँ, इसको बहुत लास्ट में लिया इसलिए मैंने, क्योंकि आपको इसको अच्छे से समझा दूं मैं। आपको उस प्लेजर से हटाना नहीं है। आपको क्या करना है, उस प्लेजर में डिस्कम्फर्ट करो उसको। जब वो प्लेजर ले ना, तो उसको डिस्कम्फर्ट हो, यानी कि उसको दिक्कत फील हो, और वो दिक्कत जब फील होगा, उसको परेशानी होगा वो प्लेजर लेने में, तो बच्चा अपने आप हटेगा। तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे बच्चे बेड पे लेटा रहना पसंद करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके बैक पे यानी कि उसके टी शर्ट में कुछ ऐसा डाल देते हैं कि वो बेड पे लेट ही ना पाए। बच्चे बेड पे लेटना बहुत प्रेफर करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारी एक्टिविटी में बच्चे करते इरिटेट होने लग गया, बच्चे को छोड़ो, जाके बेड पे लेट गए। तो बच्चे बहुत सारे मिलते हैं ऐसे जो बेड पे लेटना पसंद करते, तो हम जाके पीछे टी शर्ट में अपने वो डाल देते हैं, कोई टॉय डाल दिया, कोई ब्रश डाल दिया, तो बच्चे इरिटेट होकर खड़ा रहता है प्रॉपर। कई बार बच्चे हमें देखने को मिलते हैं, बच्चे हैंड जाके छोड़ेंगे और कॉर्नर में जाके इस तरीके से हैंड स्टार्ट कर देते देखना। हम क्या करते हैं, टेप लगा देते कुछ ड्यूरेशन में, जब वो हाथ को अपने देखने के लिए कोशिश करे लेकिन दिखे ना उसको।
तो बीच बीच में ही करते, फिर हटा देते, फिर एक्टिविटी कराते, फिर वो जब इरिटेट होने जाए तो फिर हम उसके हैंड में टेप लगा, वो जाएगा लेकिन वो कर नहीं पाएगा। वो कर नहीं पाएगा तो वो आपकी तरफ आएगा, क्योंकि उसको वो करने में दिक्कत हो रहा है, वो नहीं कर पा रहा हो। और भी बहुत सारे तरीके यूज किए जा सकते हैं। जब आप कनेक्ट करोगे, जब आप सीखोगे हमसे, तो आपको सीखने को मिलेगा। दूसरी बात, कई बार हमें ये भी देखने को मिलता है कि बच्चे जंपिंग करने लग जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, बैक कैरी करवा देते हैं। बैक कैरी इतना थोड़ा हैवी कर देते हैं, और जैसे वो जंपिंग करने वाला होता है तो जंपिंग कर नहीं पाता वो, तो बच्चा वहां से हटता है। तो आपको ये समझना है कि आपका बच्चा करता क्या है, एक्चुअली में वो क्या करना पसंद करता है। और कई बच्चे होते हैं जो पानी देखना बहुत पसंद करते हैं, पानी देखना बहुत पसंद करते हैं, तो हम क्या करते हैं, टैप में वो लगा देते हैं, लॉक लगा देते हैं, या वो खोलता है लेकिन पानी गिरता नहीं उसमें से। तो जब पानी नहीं गिरेगा तो बच्चा देख ही नहीं पाएगा, उसको देख नहीं पाएगा तो इरिटेट होगा, खोल तो लेगा लेकिन इरिटेट होगा, वो फिर नहीं प्लेजर लेगा, फिर वहां से इरिटेट होगा, खुद एफर्ट लगाता रहेगा, वो होगा ही नहीं उससे, तो वहां से बच्चा हटता है, वहां से बच्चा इरिटेट फील करता है। तो एक तो मैं ये जो बता रहा हूँ ना, ये सारे शॉर्ट टर्म में जो ये स्टीमिंग को लेके जो मैं बात कर रहा हूँ कि स्टीमिंग को लेके बच्चे प्लेजर बना लेते हैं, वो स्टीमिंग को जितने भी मैं अभी तरीके बता रहा हूँ सारे शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में ये कि आप अपने उस स्टीमिंग के ऊपर रीजनिंग क्रिएट करो, टैक्टाइल रीजनिंग करो, प्रोप्रोसेप्टिव रीजनिंग करो, वेस्टिबुलर पे रीजनिंग डेवलप करो। जो भी बच्चे जिस तरीके से वो प्लेजर लेता है, जो भी बच्चा स्टीमिंग करता है, उसको लेके, उस सेंसेस को लेके उसमें रीजनिंग डेवलप करनी पड़ती है, ताकि आपके बच्चों को पता हो कि कोई भी चीज को कितनी देर, क्यों, कब, कैसे, कहाँ और किस लिए करना चाहिए, कितनी देर कर सकता हूँ, कितनी देर के बाद मुझे छोड़ना है। ये चीजें बच्चों को पता होने लग जाते हैं तो बच्चा स्टीमिंग नहीं करता। वो हम आगे स्टीमिंग के ऊपर बात करेंगे तो हमें ये चीजें सीखने को मिलेगी। तो आप ये समझ गए कि प्लेजर के ऊपर कैसे काम करना है, आप ये समझ गए कि आपको उसका जो टाइमिंग है वो कैसे बढ़ाना है, आपको ये समझ में आ रहा है कि जैसे बच्चा एस्केप करे या बच्चा इरिटेट करे आपको, तो आपको उसको कॉन्टिन्यूटी के साथ काम कराना है। तो जितने भी मैंने सारे स्टेप बताए ना, उन सारी चीजों के ऊपर फोकस करो, तभी बच्चा हमारा चीजें समझता है कि मुझे एस्केप नहीं करना। और कई बार देखो, आप बच्चों को मार नहीं रहे, पीट नहीं रहे, और जबरदस्ती कब तक करना है आपको, जितना उसका टाइमिंग आपने सेट किया है, उसके बाद आप प्यार करो, उसके बाद आप उसको इजी फील कराओ। लेकिन अगर आपने 30 सेकंड का अगर आपने नोटिस किया कि मुझे 30 सेकंड आपको उसको पकड़ के रखना ही रखना है, तो आप कोशिश करो कि मतलब उतना देर काम कराओ। वो इरिटेट होगा, फ्रस्ट्रेट होगा, लेकिन उसकी एक एबिलिटी बनेगी। एबिलिटी बन गई तो फिर आप उसको टाइमिंग थोड़ा सा और इंक्रीज कर दो, लेकिन उस ड्यूरेशन तक उसको पकड़ के रखो कि बेटा ये काम फिनिश करना ही करना है, और इतने क्वांटिटी में उसको दो कि वो टास्क को फिनिश करे ही करे। कई बार बच्चे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में ट्रांजिशन नहीं लेते, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ ट्रांजिशन नहीं लेते। ट्रांजिशन का मतलब शिफ्ट ही नहीं होते। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि जैसे जो सेकंड काम है ना, वो फर्स्ट काम से मिलता जुलता होना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट ना हो, थोड़ा बहुत मिलता जुलता होना चाहिए। तो जो आप फर्स्ट काम कराते हो उससे थोड़ा सा रिलेट करो, वो जो सेकंड काम है उसमें थोड़ा सा मैचिंग डाल दो, ताकि बच्चा उसको करते समय इजी फील करे। कई बार बच्चे जब शिफ्ट होते हैं दूसरी एक्टिविटी की तरफ, तो बच्चे एंजाइटी में आ जाते हैं, फियर में आ जाते हैं कि फिर से करना पड़ेगा, तो वो उसको इजी लगे, फिर से करने का वो सेंस ना ले पाए, उसे लगे कि यही सेम टास्क है। तो इस तरीके से हम इसके बिहेवियर छुटाते हैं बच्चे से। और टेंट्रम अगर बच्चा कर रहा है तो आपको समझना चाहिए कि बच्चा एस्केप दिखा रहा है, बच्चा वो चाहता है जो उसका प्लेजर है, उस प्लेजर में दिक्कत डालिए ताकि बच्चा वहां से हटने की कोशिश करे। अब मेल्टडाउन कई बार देखने को मिलता है, बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि मैं क्यों भागना है, मेरे को क्या करना है, लेकिन आप उसको देख पाएंगे जब आप छोड़ेंगे तो एकदम से आपको पता लगेगा यार ये चीजें करने की कोशिश कर रहा है, वहां पे बच्चे को पकड़ सकते हैं आप। तो ये सारे मैंने सिनारियो बताया है, आप इन सब चीजों के ऊपर काम कीजिए। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है आपको कि बच्चा एस्केप क्यों कर रहा है, बच्चा इस तरीके से हरकत क्यों कर रहा है, आपको समझना है स्टीमिंग को, और बहुत अच्छे से वर्कआउट करिए ताकि आप अपने बच्चे के ऊपर एक अच्छा रिजल्ट देख पाए और एक अच्छा काम कर पाए। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।